इन क्लासेस को रोजाना लाइव अटेंड करने के लिए अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप और एमपीपीएससी लाइव वीडियो कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि अब मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस का संपूर्ण अनुभव ऑनलाइन घर बैठे। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा दिन गुजरा होगा आपका। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज कुछ साइंस के नए बेसिक फंडे, ठीक है, जो आगे जाकर हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल देख चुके थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज भी देखे थे हम लोगों ने, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, एन प्लस एल लॉ देखा है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं और आते ही हैं, और ये बेसिक ही है जो चल रहा है, ये बेसिक केमिस्ट्री ही है, ठीक है। आ जाइए, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट, यदि हम बात करें जो हमें देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड वैलेंस शेल, ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे। वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या ये कहने का मतलब है क्या इंपॉर्टेंस होता है इनका, और ये क्यों जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। फिर एक बात और क्लियर है हमारे माइंड में, क्या माइंड में क्लियर है कि जो वैलेंस शेल की यदि हम बात कर रहे हैं, तो शेल तो आपको पता है कि शेल मीन्स क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल, शेल मीन्स ऑर्बिट, शेल मीन्स ऑर्बिट, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। शेल मीन्स आपकी ऑर्बिट होती है। तो वैलेंस शेल मीन्स तो इट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, outermost orbit of any atom is called as valence shell और valence orbit। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, चलिए मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, सोडियम ले लेती हूँ मैं, Na लिया मैंने, Na मीन्स सोडियम, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। तो अब मुझे पता करना है कि वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल सोडियम में कौन सी होगी, तो मुझे पता है, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s1 टोटल, बिकॉज सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यू नो वेरी वेल, एटॉमिक नंबर 1111 होता है, और 1111 का ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, अब यदि हम यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है, गौर करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिट या कौन सी शेल में प्रेजेंट है, तो हियर थर्ड ऑर्बिट, ओके, थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट मीन्स शेल, इट मीन्स सोडियम का जो वैलेंस शेल होता है वो थर्ड होता है, ठीक है, थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम। क्लियर? आ जाइए, एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, ये तो हमने सोडियम का लिया, आ जाइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे हम 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, टोटल काउंट करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पर, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं यहाँ पर। इट मीन्स अब यदि वैलेंस शेल की बात करेंगे हम या वैलेंस ऑर्बिट की बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस सेकंड ऑर्बिट, इट मीन्स जो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन का, ठीक है, वैलेंस शेल होगा वो सेकंड शेल होगा, ठीक है, या फिर सेकंड ऑर्बिट ही इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंस शेल कहलाएगी। तो वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज देयर वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट। क्लियर?
यानी एटम की जो सबसे लास्ट की ऑर्बिट होगी, जो सबसे लास्ट का शेल होगा, वही कहलाएगा आपका वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट। क्लियर? नो कंफ्यूजन। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर है बेटा। लर्न विद फन में पढ़िए, बस कुछ नहीं, ठीक है। आ जाइए एक एग्जाम्पल और आइए, अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल तो नहीं, आपसे 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे आप बताएंगे इसका आंसर कि वैलेंस शेल कौन सी है इन एटम्स में। ओके, चलिए फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको नियॉन, ठीक है, नियॉन, ठीक है। नियॉन का सिंबल Na होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, मुझे वैलेंस शेल बताएंगे कि वैलेंस शेल कौन सी होगी नियॉन में। सेकंड वाला यदि मैं लेती हूँ, नियॉन के अलावा मान लीजिए मैंने ब्रोमियम लिया, ब्रोमियम, ठीक है। ब्रोमियम का सिंबल Br होता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी होगी ये भी आपको मुझे बताना है। इसके लिए वैलेंस शेल बताना है, इसके लिए वैलेंस शेल बताना है। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। अनंत 2, ऋषि 2, अंकिता 2, प्रियांशी सेकंड शेल, शाबाश बेटा। साक्षी सेकंड शेल, आर्ची सेकंड शेल, आदित्य सेकंड शेल, आदर्श शाबाश बेटा। 2s2 2p4, अनंत शाबाश बेटा शाबाश। वैष्णवी सेकंड, कमोलिका सेकंड शेल, शाबाश बेटा। अमित, अनंत, जयश्री, वैष्णवी, चेतन, नमन, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 एंड लास्टली 2p6, देन मैम जो ऑर्बिट है वो सेकंड वाली है। इट मीन्स जो नियॉन का वैलेंस शेल होगा वो सेकंड ऑर्बिट होगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब दीजिए इसका आंसर ब्रोमियम का। लालचंद्र वेरी गुड बेटा। नम्रता, ऋषि, प्रखर, प्रखर शाबाश, ऋषि, अनंत 4 ब्रोमियम के लिए बता रहे हैं आप। चलिए आ जाइए, तो ब्रोमियम के लिए क्या होगा, आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका 35 का। 1s2 2s2 2p6 3s2, अब आगे क्या लिखूं, 3p6 देन 4s2 देन 3d10 देन 4p5, हो गए 35। ओके, बिल्कुल सही, शाबाश। यानी मैम 4th ऑर्बिट है लास्ट वाली हमारी। 3D को हमने बाद में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है वो 4th ऑर्बिट ही हमारी क्या है, लास्ट है। इट मीन्स यहाँ पर हमारी वैलेंस शेल कौन सी होगी, ये होगी हमारी 4th ऑर्बिट इज द वैलेंस शेल ऑफ ब्रोमियम एटम। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आदर्श वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हुई वैलेंस शेल के बारे में डिस्कशन हुआ हमारा। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है और बहुत ही, यदि प्री की बात करें हम, मेन से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के, जैसे भी आते हैं। लेकिन प्री की बात करें तो फटा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं और ये डाले ही जाते हैं। यदि केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। क्लियर? आ जाइए सेकंड बात करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बहुत सिंपल फंडा है। अब देखिए आपके बेसिक्स क्लियर है क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, IKAK इंदौर कौटिल्य एकेडमी के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। तो आपको पता है कि मैम वैलेंस शेल हमें पता है, बिल्कुल सही। जिस तरह से इंदौर में रहने वाला इंदौरी होता है, ठीक है ना, अरे हाँ ना, इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, भारत में रहने वाला भारतीय होता है, वैसे ही मैम वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सिंपल फंडा है ना। तो किस तरह से बोल सकते हैं हम, तो कहने का मतलब है, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि दैट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। तो किसी भी एटम की वैलेंस शेल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही कहलाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ठीक है। और वैलेंस शेल हम लोगों ने क्या कहा है, व्हाट इज वैलेंस शेल, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज देयर वैलेंस शेल. An electron which is present in valence shell is called as valence electron. ओके, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग. अभी मैं बात करूं कि बेटा बताइए मुझे, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते. पहले एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद में क्वेश्चनिंग होगी हमारी. एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम. मान लीजिए मैंने लिथियम लिया. लिथियम का सिंबल Li होता है बेटा. लिथियम का सिंबल Li मीन्स लिथियम, ठीक है. और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3. इट मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 ही प्रोटॉन होंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम लिखें तो 1s2 2s1. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लिथियम एटम, तो ओनली वन. कैसे, आपको पता है मैम, ये जो है सेकंड ऑर्बिट जो है वो वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल है हमारी, ठीक है. और उसमें s ऑर्बिटर है और केवल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1. एक होगा, केवल ओनली 1 होगा. बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है. अब यदि मैं सेकंड एग्जांपल लूं बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया ओ यानी ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग. ये लिया मैंने ऑक्सीजन O. एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8. हाँ, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है. तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है. एटॉमिक नंबर 8 होता है. इट मीन्स यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करें तो कुछ इस तरह से होगा कि 1s2 2s2 2p4. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम, ठीक है. तो दिखाई दे रहा है हमें कि मैम सेकेंड जो ऑर्बिट है वो हमारी वैलेंस शेल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो मैम सेकंड ऑर्बिट ये भी है, सेकंड ऑर्बिट ये भी है, ये तो ऑर्बिटल्स हैं, यानी ये हमारी सेकंड ऑर्बिट ये पूरी. तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे. आर्यन 4 कैसे होंगे बेटा, वैष्णवी 4 कैसे होंगे, रिया 6, वैष्णवी 6 होंगे ना बेटा. एस के भी प्लस करेंगे ना हम, ये भी तो सेकंड ऑर्बिट के ही हैं. हाँ, देखिए ये न्यूक्लियस हमारा है, न्यूक्लियस, ठीक है. ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 और ये n इज इक्वल टू 2. तो ऑक्सीजन के लिए n इज इक्वल टू 2 क्या हुई हमारी, ये हुई वैलेंस शेल, ठीक है. अब इसमें फर्स्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, ठीक है. सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, 1 2 3 4 5 6, ये रहना तो नीचे, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या है, वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ठीक है. 4 नहीं, 6, ठीक है. ओके बेटा, कोई बात नहीं आर्यन, हो जाता है, कोई बात नहीं, शाबाश, ठीक है. आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए. चलिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, बताइएगा आप मुझे. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन, ठीक है. कुछ आपको क्लास वर्क है हमारा. चलिए फटाफट 2 मिनट का वर्क है, 2 मिनट में करना है. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालना है आपको, किसमें, क्लोरीन. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे अब, ठीक है. सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है. थर्ड आपका कार्बन. चलिए 1 2 3 फटाफट आंसर कीजिए मुझे फटाफट. रजत 7, अनंत 7, आदर्श 7, ऋतिक 7, कोमरिका 7, नमन 7, वैष्णवी 7, ऋषि 7, अंकिता 7. बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश, वेरी गुड. तो पहले वाले का तो आएगा 7, बिल्कुल सही है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही, राइट आंसर है ये. नेक्स्ट हाइड्रोजन, रजत 4 कैसे होगा बेटा, किसका, अच्छा 1 1, अच्छा ठीक है. रजत 1, अनंत 1,
बिल्कुल सही, हाइड्रोजन 1, नितेश 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए देन कार्बन थर्ड वाला कार्बन है हमारा। ठीक है, तो कार्बन का कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं आप, कितना आएगा कार्बन का 4, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो बिल्कुल सही है। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन एटम। क्लियर? ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। आ जाइए अब कुछ नया। ठीक है, कुछ नई चीज। अच्छा, अभिषेक C4, बिल्कुल से बेटा। राजेश C4, अनंत 1s2 2s2, अनंत 1s2 2s2, व्हाट इज 1s2 2s2 बेटा? 1s2 2s2 2p2 अनंत, कार्बन के लिए ना बेटा। ठीक है, जयश्री 4, जयश्री, आर्यन, नमन, शाबाश बेटा। अनंत, हाँ ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। एक अब थर्ड वाला कुछ हम स्पेशल केस देखेंगे जो केमिकल बॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर आपको बेसिक फंडे क्लियर करेगा कि बॉन्ड कैसे बना किसी के बीच। तो जो बेसिक चीजें हैं बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की, वो हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ओके, और उसे कहा जाता है लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो व्हाट इज लुईस स्ट्रक्चर? तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन we put dot or cross around the symbol of any atom, है ना। अभी क्रॉस और डॉट जो है हम किसी भी एटम के चारों ओर लगाते हैं, तो मैम ये कितने लग सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शोन बाय इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस around the symbol of any atom is called as their Lewis structure। तो लुईस स्ट्रक्चर का मतलब है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने इसीलिए पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ताकि ये इजीली समझ में आ जाए। तो किसी भी एटम के अराउंड जितने भी उस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट करना या क्रॉस के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका लुईस स्ट्रक्चर। कैसे? आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। डॉट बन के आंसर नहीं देना है बाबा, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर दिया मैंने, यहाँ पर लिया हम लोगों ने नाइट्रोजन, लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन ही ले लेते। चलिए नाइट्रोजन लिया मैंने, ठीक है। अब नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है एटॉमिक नंबर 7। इट मीन्स आप जानते हैं कि इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 ही आपके प्रोटॉन होते हैं, मालूम है आपको। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा मैम, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो N7 ये लिखा हमने 1s2 2s2 2p3, तो मैम देयर आर 5, ठीक है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन में। अब देखिए मैं नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। कैसे लिखेंगे हम नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर? ये बनाया मैंने, नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 3 5, पता है आपको। तो बस 5 यहाँ पर डॉट बनाना है बेटा, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर, सिंपल, हाँ ना। लुईस स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। इसी तरह यदि मैं ऑक्सीजन का बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कैसे बनाएंगे? या फिर हम मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। चलिए क्लोरीन का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। ये लिया हमने क्लोरीन,
क्लोरीन, सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17। आ जाइए, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और आप जानते हैं कि जो क्लोरीन है Cl17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ठीक है। तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम, ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7। 7 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा यहां पर हम लुईस स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो देन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ Cl कैसा लिखेंगे हम? ये बनाया मैंने Cl, और कितने डॉट बनाना है, कितने क्रॉस बनाना है, कितने डॉट बनाऊं मैं, ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7। लुईस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, सिंपल सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आ जाइए, देन हाइड्रोजन का बनाना है आपको लुईस स्ट्रक्चर, क्लोरीन का हो चुका है। आ जाइए, और एग्जांपल लीजिए, और एग्जांपल लीजिए आप। ये मैंने सोडियम का बनाइए, सोडियम Na, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1111, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम एटम? तो ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सोडियम एटम। देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज, चलिए, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ये बना देंगे हम कुछ इस तरह से। ये बनाया हमने सोडियम, और ओनली 1, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बस कहीं पर भी बना दो। ये बना दी हमने बिंदी, या तो आप डॉट के फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर इसको क्रॉस के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज लुईस स्ट्रक्चर। शाबाश बेटा, कोमली का शाबाश। चलिए, नाउ आफ्टर लुईस स्ट्रक्चर, we discussed about हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। Heisenberg's principle. It is also called as Heisenberg's uncertainty rule or uncertainty law. It is a very important rule. After that, valency. लेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। ये अभी लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग ऑक्टेट रूल लेने वाले हैं, ठीक है, और बॉन्डिंग लेने वाले हैं। इस कारण से लुईस स्ट्रक्चर समझाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल एक्सप्लेन किया है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा एक स्टेप बाद में। क्लियर, चलिए, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है, बिल्कुल सही। According to this rule, at a particular time, momentum and position of any particle which is continuously in motion, does not determine correctly। हमारी own language में है ये, ठीक है। स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर कोई पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है, और यदि वो चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों की वैल्यू एक साथ आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। कैसे? आ जाइए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो हाइजेनबर्ग कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पोजीशन, ठीक है, एंड मोमेंटम, अरे यार मार्कर जा रहा है, पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों को एट अ पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड नहीं किया जा सकता। कैसे? आ जाइए, तो यहां पर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, कोई एटम है जिसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन विच इज परफॉर्म्ड बाय एनी इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इज सर्कुलर मोशन एंड अनदर इज रोटेशनल मोशन, यू नो वेरी वेल, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मान लीजिए सपोज दीज मैं इस ऑर्बिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया ए, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया बी, ये वाला पॉइंट मैंने लिया सी, ये वाला पॉइंट मैंने लिया डी, ठीक है। ऑर्बिट को 4 पार्ट्स में मैंने अभी डिवाइड कर दिया समझने के लिए, ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए बी सी डी, ये वाला पोर्शन ए बी, ये पोर्शन बी सी, ये पोर्शन सी डी एंड ये पोर्शन डी ए, ओके। सपोज इलेक्ट्रॉन को बी पोजीशन से सी पोजीशन तक आने में तकरीबन जो है वो 10 सेकंड लगते हैं। हमने माना सपोज कितना लगता है, 10 सेकंड लगता है यहाँ पर, ठीक है, कितना सेकंड लगता है यहाँ तक आने में, 10 सेकंड लगते हैं बी पोजीशन से सी पोजीशन तक आने में। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए, हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अब यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि चलिए इलेक्ट्रॉन को बी से सी तक आने में 10 सेकंड लगते हैं, टोटल 10 सेकंड लगते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि 5वें सेकंड में, ये जो 10 सेकंड लग रहा है यहां से यहां तक जो 10 सेकंड लग रहा है, इसके 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा? कुछ समझ में आया? हाइजेनबर्ग क्या कहना चाह रहे हैं? हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल ऐसे चार्ज पार्टिकल के लिए दिया है जो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन हमारा कंटिन्यूसली मोशन में होता है और इसकी मोशन बहुत फास्ट होती है, भयंकर फास्ट होती है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि चलिए बी से सी तक रीच करने में 10 सेकंड लगता है, देन 5th सेकंड में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वेयर इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ना, तो नहीं निकाल सकते हम, पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 5th वाले सेकंड में यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन आया, 5th वाले सेकंड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया यानी हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दिया, और यदि हमने इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दिया तो उसकी पोजीशन क्या हो गई? 0 हो गई। पोजीशन पता चल गया, चलो पोजीशन पता चल गई, लेकिन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू v, momentum P is equal to m into v, where m is equal to mass of the particle and v is equal to velocity या वेग। तो यदि हमने 5th वाले सेकंड में यहाँ पर प्रेस कर दिया, फिक्स कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो बेटा उसकी पोजीशन तो हमको पता चल गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, लेकिन पोजीशन पता चलने पर हमने वेलोसिटी क्या कर दिया उसकी? 0, क्योंकि उसको फिक्स कर दिया। और यदि v बराबर 0 हो जाएगा तो मोमेंटम पूरी तरह से 0 हो जाएगा, हाँ ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये अभी हमने पोजीशन पता की लेकिन मोमेंटम 0 हो गया। लेकिन अब यदि हम चाहें कि चलिए 5वें सेकंड में यहाँ पर हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, इसका मास हमको पता है, तो मैम यहाँ पर 5वें सेकंड में जो है वो मोमेंटम आ गया, लेकिन जैसे ही हम मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन फटाक से जंप कर जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, और जब वो आगे की ओर बढ़ जाएगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। और पोजीशन चेंज होने के कारण, ठीक है, कहने का मतलब है मोमेंटम तो मिल गया लेकिन पोजीशन नहीं मिल पाई। तो हाइजेनबर्ग सेड दैट एट अ पर्टिकुलर टाइम और एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी फास्टली मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइन करेक्टली। ठीक है, तो उन्होंने फिर बोला कि चलिए इसको ऐसा मान सकते हैं हम किसी भी चीज़ का यानी मोमेंटम का पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते, और जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप पता नहीं कर सकते उनका केवल चेंज निकाल सकते हैं आप कि कितना बदलाव हुआ या कितना चेंज हुआ। ठीक है, कैसे, आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी न्यूक्लियस बनाया था। ओके, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट थी। ओके, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट था। इसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ था। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो x1 पोजीशन में, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन x1 पोजीशन में है, x1 पोजीशन में है। ठीक है, और 5वें सेकंड में जब 5वें सेकंड में आता है, ठीक है, ठीक है, ये हुआ आपका 5th सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ की पोजीशन आपकी हो जाएगी x2, x1, x2, तो इतना चेंज निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं पोजीशन के लिए कि फॉर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन। तो डेल्टा x का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। तो जब भी हम किसी की एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, जो कहने का मतलब है कि x1 और x2 का क्या निकालेंगे, हम चेंज निकालेंगे, डेल x का लगेगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम p1 है और यहाँ पर मोमेंटम p2 है, देन फॉर मोमेंटम, ठीक है, तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन आप चेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा x चेंज इन पोजीशन, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम। और आपको पता है कि हर एक ऑर्बिट का एक एंगुलर मोमेंटम होता है और वो होता है h/4π। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल we can write this principle mathematically, this type delta x into, ऐसे बना दूं, डॉट चलेगा, डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। This is the mathematically representation of Heisenberg principle where delta x is equal to change in position, ठीक है, डेल्टा p is equal to change in मोमेंटम। और इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो h/4π के से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। और h/4π का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज आपका जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है, कहने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, किससे, एक सेंटर के चारों ओर रोटेट कर रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उससे एक एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड होगा और उसकी वैल्यू होगी h/4π। तो दिस इज द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में एक चीज और थी, ठीक है, हाँ, एक चीज़ और रह गई है कि मैंने लिखा डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो व्हाट इज h?
व्हाट इज एच, इसकी वैल्यू पूछी जाती है। यदि हम एमपीपीएससी प्री की बात करें या और अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका नाम और इसकी वैल्यू कई बार पूछी गई है। तो व्हाट इज एच, एच, तो एच जो हमारा होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 6.6 इन 10 टू द पावर -34 जूल। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल। शाबाश रजत, शाबाश रजत, प्लैंक्स कांस्टेंट बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो वैल्यू पूछी जाती है कि वैल्यू कितनी होती है, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल, दिस द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, मैक्स प्लैंक्स ने से प्रूफ किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं यदि हम थोड़ा सा डी ब्रॉगली इक्वेशन की ओर जा रहे हैं, और डी ब्रॉगली इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बाद में डी ब्रॉगली आए और डी ब्रॉगली ने भी कुछ नए कंसेप्ट दिए, कुछ नए कहने का मतलब है कि ऐसे पोस्टुलेट्स दिए जो बहुत ज़्यादा आगे जाकर माइलस्टोन बने हैं केमिस्ट्री के लिए। आ जाइए, तो वी डिस्कस्ड अबाउट डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन मैथमेटिकली फॉर्म पूछा जाता है इसका। ठीक है, लेकिन यदि हम मेंस की बात करें, ठीक है, तो अब साइंस एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो हो सकता है कि मेंस में ऐसी चीज़ें बिल्कुल पूछी जाएं। और बेसिक है बेटा, बेसिक बहुत अच्छा रखिए, कोई सा भी पेपर हमारा लाइटर नहीं होना चाहिए। हर एक पेपर में हमारी मेहनत का वजन झलकना चाहिए। ठीक है, नाउ डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो मैम ये क्या है? ठीक है, शाबाश आनंद। H अपॉन एम वी, बिल्कुल सही, H अपॉन एम वी, H अपॉन एम वी। ठीक है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन आ जाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एक क्वांटम फिजिक्स की ओर जा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं पहले हम, लाइट, प्रकाश, लाइट। ठीक है, तो जो लाइट होता है हमारा, ऐसा कहा गया, बहुत सारी थ्योरीज आई है, समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज आई है, तो लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। पहले तो थोड़ा सा कंसेप्ट है कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। अब डुअल नेचर का मतलब क्या? ठीक है, तो लाइट ऑलवेज नॉट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, लाइट कभी भी हमेशा हमेशा वेव के फॉर्म में ही नहीं चलता है, वेव के फॉर्म में ही नहीं चलता है। इट ऑल्सो माइग्रेट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हमने कहा कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी चलता है, लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है। तो लाइट कभी कभी वेव है, कभी कभी पार्टिकल है, कभी कभी पार्टिकल है, कभी कभी वेव है। यानी कहने का मतलब ये लाइट के डुअल नेचर हो गए, कभी कभी ये लाइट, कभी कभी ये वेव है और कभी कभी ये पार्टिकल है। ठीक है, तो ये कहलाता है डुअल नेचर। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और वेव। ठीक है, लाइट पार्टिकल यदि हम बात करें तो लाइट पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज फोटोन, फोटोन, और फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन क्या है? स्मॉल पैकेट्स हैं एनर्जी के। ठीक है, और लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। क्लियर? लाइट ऑल्सो ट्रेवल बाय इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज कॉल्ड एज लाइट वेव, लाइट वेव। ठीक है, और इन्हें कुछ नहीं कहते हैं, ये वेव ही कहलाती है।
ठीक है। तो लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन, व्हाइल लाइट ऑल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज कॉल्ड एज लाइट वेव। क्लियर? ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने कहा ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह से लाइट डुअल नेचर शो करता है, ठीक है, सिमिलरली कोई चार्ज पार्टिकल यदि कंटिन्यूसली मोशन करता है, किसी एक एक्सिस के अराउंड कंटिन्यूसली मोशन करता है, तो इतनी फास्ट मोशन होने के कारण वो हमें पार्टिकल की तरह नजर नहीं आता है, वो एक वेव की तरह नजर आता है, वो एक वेव की तरह नजर आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई देखिए ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन टू टाइप की मोशन कर रहा है। फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन व्हाइल अनदर इज सर्कुलर मोशन, और ये सर्कुलर मोशन इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो कहीं ना कहीं वेव की तरह नजर आता है, एक चमक की तरह नजर आता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह से, ठीक है, जो लाइट है वेव और पार्टिकल की तरह दोनों को मिलाकर डुअल नेचर शो करता है, उसी तरह यदि कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन करे, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होना चाहिए, है ना, एक वेव होना चाहिए कि भाई पार्टिकल तो ये है लेकिन बहुत फास्ट मोशन कर रहा है, भयंकर फास्ट मोशन कर रहा है, भयंकर फास्ट मोशन कर रहा है, तो ये वेव के फॉर्म में भी दिखेगा, तो इससे एसोसिएटेड एक वेव होना चाहिए, और उसी वेव को डी ब्रॉगली ने कैलकुलेट किया और उसी वेव को कहा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, आ जाइए, तो डी ब्रॉगली ने कुछ इस तरह से प्रूफ किया, ठीक है, कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा 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 इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर जहां पर ये अभी कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन है, अभी हम कैसे आया ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन लेकर आए हैं कौन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाता है ये। आ जाइए, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई कहाँ से, तो डी ब्रॉगली मेक्स टू डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट्स। फर्स्ट इज क्वांटम थ्योरी एंड अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइंस्टाइन इक्वेशन। आ जाइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट डुअल नेचर की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के लिए डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा डी ब्रॉगली राइट दिस टाइप ए टाइप अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी इट मीन्स पार्टिकल नेचर, क्वांटम थ्योरी इट मीन्स पार्टिकल नेचर, और ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज E, व्हाट इज न्यू? ठीक है, तो बिल्कुल बेटा, ठीक है, ये है हमारा E इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एंड h यू नो वेरी वेल प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू h न्यू अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। देन आइंस्टाइन इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डिंग रिलेटिविटी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, वेयर E इज इक्वल टू वही एनर्जी m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, देन c इज इक्वल टू what is c, ठीक है, what is c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक सेकंड में लाइट जो चलता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली मिक्स्ड टू इक्वेशन, फर्स्ट क्वांटम थ्योरी एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइंस्टाइन इक्वेशन। आ जाइए, तो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये मैंने लिखा E इज इक्वल टू एच न्यू इक्वेशन फर्स्ट, देन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो LHS इक्वल देन RHS ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम कि h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हटाना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हटाना है, मुझे यहाँ से रिमूव करना है, रिमूव, तो एक रिलेशन होता है बेटा, क्या होता है, तो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, समझिएगा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होगी, ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। तो यहां से हम यदि इस तरह से ले लें कि न्यू की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, c/λ इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, c/λ इज इक्वल टू न्यू, तो इस न्यू की जगह में c/λ को पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ कुछ इस तरह से, ये पुट किया मैंने यहाँ पर कि h इंटू c/λ इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ओके। एक c से c कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, h/λ इज इक्वल टू mc, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इस दुनिया का कोई सा भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके, ठीक है। ऐसा कहा गया था आइंस्टाइन के थ्रू कि ऐसा कोई सा भी पार्टिकल नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या कर सके, ट्रैवल कर सके, बिल्कुल सही है, ट्रैवल कर सके। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, c इज इक्वल टू v लिखना पड़ेगा, और v क्या है, v इज द रियल वेलोसिटी, चलिए इतना तो पता है आपको, रियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि h/λ इज इक्वल टू mv कर सकते हैं, बस इसको उधर ले जाकर इधर लाते हैं हम, तो h/mv इज इक्वल टू लैम्डा, और यही हमारा क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, यही है हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब यदि इसे और आगे यदि हम बढ़ाएं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, आ जाइए, इसको आगे और कर सकते हैं हम, यू नो वेरी वेल, कैसे जानते हैं आप कि m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी इज इक्वल टू p होता है, और p इज इक्वल टू मोमेंटम, p इज इक्वल टू होगा आपका मोमेंटम होगा। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्लियर। तो दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ
which is related to Planck's constant and momentum of the particle. But for these mass should be negligible in particle time machine if we achieve that's speed p, momentum. मोमेंटम होगा p, ठीक है, तो p मोमेंटम होगा। क्लियर? चलिए बिल्कुल सही है। और यदि हम टाइम मशीन की बात करें जो डिस्कस कर रहे हैं आप, वाकई में बेटा टाइम मशीन का एक फ्रैक्शन, कहने का मतलब है कि टाइम मशीन बनाने के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ रही है, और यदि वो फैक्टर मिल गया तो डेफिनेटली टाइम मशीन बन सकती है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो दिस इज द डे ब्रोगली इक्वेशन। When will corona end then? चलिए, now we discussed about octet rule, ठीक है, another rule, octet rule, so important rule, ठीक है। In previous classes we discussed about molecules, ठीक है, molecules formed by different types of atom or similar types of atom, ठीक है। Why atoms form molecule? कहने का मतलब है कि एटम मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म करते हैं, क्यों फॉर्म करते हैं एटम मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं। तो कहने का मतलब इसका सिंपल सा आंसर है कि ईच एटम विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स वांटेड कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी हर एक जो एटम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अब ऑक्टेट से मतलब क्या, इट मीन्स कोई भी जो एटम होगा वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, ठीक है, 8 और 18, तो ये ऑक्टेट रूल कहलाता है, ठीक है ना। 8 और 18 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और उसका कारण से क्या होगा, जब ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाएंगे, कुछ भी कर लिया जाए तो लूज कर दो, गेन कर दो, शेयर कर दो, बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम, कर दिए जाते हैं, तो एक स्टेबिलिटी गेन होती है किसके द्वारा, आपके एटम के लिए, और एटम क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, टू गेन स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए आइए यदि हम डिस्कस करें, यहाँ सोडियम की बात करते हैं, ठीक है, सोडियम 1111 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम, ठीक है। अब सोडियम ऑल्सो वांट ऑक्टेट, इट मीन्स इट वांट्स 8 और 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और लास्ट ऑर्बिट, तो दो कंडीशन कर सकते हैं सोडियम यहाँ पर, ठीक है, 3s तो यहाँ पर है, इट मीन्स यहाँ पर 3p भी होगा, डेफिनेटली होगा, थर्ड ऑर्बिट यदि है तो 3p भी होगा, या तो इलेक्ट्रॉन कहीं से 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, या फिर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट कर दे, ठीक है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ठीक है बेटा। तो लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, जबकि छोड़ना बहुत आसान है। क्लियर? एटम की बात कर रही हूँ मैं, एटम के लिए लेना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्विट करना या लॉस्ट करना इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इजीली लॉस्ट कर सकता है, तो 3s1 यहाँ पर ये लॉस्ट कर देगा और यहाँ कर लेगा 1s2 2s2 2p6 एंड सोडियम से बन जाएगा आपका सोडियम आयन बना। लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन,
8 इलेक्ट्रॉन एंड इस तरह से आपका जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है फॉर स्टेबिलिटी। क्या डायन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यदि क्लोरीन की बात करें हम, आ जाइए क्लोरीन की बात करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरीन, ठीक है, ये लिया क्लोरीन 17 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके ओके। ऑक्टेट गेन करना चाहता है क्लोरीन। अब दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन 2 and 5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है। तो यहां पर गेन करना इसके लिए आसान है क्लोरीन के लिए, ठीक है ना। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये 1s2 2s2 यानी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके। और एक इलेक्ट्रॉन आया है, इस कारण से जो क्लोरीन है वो Cl निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लोरीन ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया फॉर स्टेबिलिटी। तो यही कहलाता है ऑक्टेट रूल। तो एटम कैन easily take or lost electron for complete their octet, ठीक है बेटा। रजत, बट मैम टेकिंग 7 विल बी वेरी मेसी, लेना बहुत मुश्किल है। रजत, मैंने कहा है बेटा कि सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है क्योंकि वो एक अलग एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत इजी है। तो किसी किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा, जबकि किसी किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा। वो हम अभी देखेंगे कि फैक्टर क्या है कि कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो दो फैक्टर यहाँ पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ आज तो टाइम मशीन, हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है, बिल्कुल सही अभिषेक। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। कंसंट्रेशन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना समय मिलता है आपको उसका फुली न्यूट्रलाइज करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद कहने का मतलब ये है कि लर्न विद फन में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को ज़्यादा गेन करिए, ठीक है। यदि आप पहले पढ़ चुके हैं फिर भी एक बार गौर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बेटा कि ज़्यादा खाने से ठीक है हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमारा पेट खराब हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नॉलेज कभी किसी को बीमार नहीं करता है, ठीक है ना। ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपकी गिनती बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों में ही होगी, और हर कोई चाहता है कि इंटेलिजेंसी, उसकी इंटेलिजेंसी का क्या हो, उसकी इंटेलिजेंसी को लोग सलाम करें, ठीक है। तो ज़्यादा खाने से तबीयत खराब हो सकती है, ज़्यादा नॉलेज से नहीं। भले ही हमारा पढ़ा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको एक बार यदि सुन लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि आप जितना किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, वो चीज़ आपकी उतनी स्ट्रांग होती है। और यदि कोई कंसेप्ट, यदि कोई कहने का मतलब एक नॉलेज आपका स्ट्रांग हो गया तो लाइफ लॉन्ग याद रहता है आपको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच एंड बाय। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।